वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि अब आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टारगेट है भोकाल श्रृंखला के रेस्पेक्ट में, वो है पार्ट नंबर 3 को कंप्लीट करना। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भोकाल श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक पार्ट में आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यानी कि हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम 11 क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में भी हमने लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस पेपर को इंक्लूड किया है, जहां से ये क्वेश्चंस हमने उठाए हैं। तो इससे आपको क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस का लेवल भी समझ में आएगा, और जिस तरीके से हम आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे तो वो एक आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कितना आपको लिखना है, कितना एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स, अपने क्लासमेट्स, जो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने जितने भी सोशल अकाउंट प्लेटफॉर्म हैं, सब पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमने 22 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है वो देखते हैं। डिफाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरली होता है रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल टू द कैरियर सिग्नल। इसको हम रिप्रेजेंट एम से कर देते हैं, तो ये होता है AM अपॉन AC। ठीक है, तो डिफाइन कैसे आप करेंगे? डिफाइन करेंगे द एम्पलीट्यूड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइन एज द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हम मैसेज सिग्नल बोलते हैं, टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। ये रेशो जो होता है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे इसका फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। इनफ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 देखते हैं। 24 क्या है? एक्सप्लेन वाई द बीजेटी बाइपोलर डिवाइस। इससे पहले हमने FET पढ़ा था। FET एक यूनिपोलर डिवाइस होती है, वो रीजन मैंने आपको बताया था। वहीं पर हमने छोटा सा डिस्कशन कर लिया था BJT के बारे में, कि BJT एक बाइपोलर डिवाइस होता है। तो बाइपोलर का मतलब होता है 2, यानी कि आपका जो BJT का ऑपरेशन है वो बोथ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से परफॉर्म होता है। वहीं पर FET में अगर हम देखें, क्योंकि वो यूनिपोलर डिवाइस है, इस वजह से वहां पर या तो इलेक्ट्रॉन या होल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो BJT इस वजह से बाइपोलर डिवाइस कहलाती है। तो लिखेंगे किस तरीके से आप इसको? ए BJT यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड ए बाइपोलर डिवाइस बिकॉज इट यूजेज बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एज चार्ज कैरियर फॉर इट्स ऑपरेशन, यानी कि अपने ऑपरेशन के लिए बोथ इलेक्ट्रॉन और होल्स का यूज करता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इन्वॉल्व बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन टाइप एज वेल एज पी टाइप इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके साथ साथ अगर आप एक इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पर दिखा देंगे। जब आप स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है इसकी विड्थ का, एमिटर, बेस और कलेक्टर की, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण है जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 24 भी आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये बहुत सारी टर्म्स हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको इन्वॉल्व इसलिए किया है क्योंकि आपसे सेपरेटली स्लू रेट पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ सकता है, मोबिलिटी टर्म पूछ सकता है, रिपल फैक्टर पूछ सकता है। जैसे कि रिपल फैक्टर पूछा भी गया है, CMRR इंपॉर्टेंट है, और पिंच ऑफ वोल्टेज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सेपरेटली आपसे टर्म्स पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो स्लू रेट को हम डिस्कस करते हैं। स्लू रेट एक्चुअली अगर मैं आपसे बताऊं तो स्लू रेट होता क्या है? स्लू रेट होता है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, अगर हम बात करें, तो वहां पर कितना फास्ट मैक्सिमम चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो स्लू रेट कहलाता है। तो डिफाइन आप कैसे करेंगे? द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से
रिलेटेड टर्म है तो उसी की फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं। अदरवाइज कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अगर हम अदर लें तो उसमें जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज का चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका स्लू रेट कहलाता है। और आप इसको अगर यूनिट में डिफाइन करेंगे तो वोल्ट्स पर माइक्रो सेकंड होता है, यानी कि माइक्रो सेकंड टाइम में कितना मैक्सिमम वोल्टेज आपका चेंज हुआ है वो स्लू रेट कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, जनरली एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। मतलब जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी चार्ज गेन करता है, वो ही आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप डिफाइन करेंगे ए यूनिट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब ये आगे लिखा हुआ ना 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप उसको बोलेंगे। और वो इक्वल्स टू होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 के। क्लियर हुआ? चलिए, अब नेक्स्ट टर्म है आपकी यहाँ पर मोबिलिटी। मोबिलिटी को आप रिलेट करेंगे मोबाइल से। मोबाइल क्या करते हैं, पहले आपके लैंडलाइन फोन होते थे, वो एक जगह पर ही रखे रहते थे। लेकिन जो मोबाइल हैं, अब मोबाइल को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करा सकते हैं। तो वैसे ही मोबिलिटी को अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर मोबाइल मतलब जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स की आप बात करें, तो वो जब एक सेमीकंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो वो मोबिलिटी हो जाएगी, है ना। तो मोबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं, द मेजर ऑफ हाउ क्विकली चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स कैन मूव थ्रू ए सेमीकंडक्टर मटेरियल इन रेस्पॉन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पॉन्स में सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कितने क्विकली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो मोबिलिटी कहलाता है। और इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक है, तो ये मोबिलिटी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो टर्म थी हमारे पास। नेक्स्ट टर्म क्या थी बच्चों? नेक्स्ट टर्म थी रिपल फैक्टर, फिर CMRR हम देखेंगे, है ना। तो रिपल फैक्टर की बात करें तो रिपल फैक्टर आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है। जब हमने 2 पार्ट्स देखे थे तो उसमें हमने आई थिंक दोनों पार्ट्स में वहां पर कवर किया है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? जनरली रेशो होता है किसका? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, जो कि हम रेक्टिफायर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं, टू द DC कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। जो DC कंपोनेंट हमें आउटपुट पर मिलता है रेक्टिफायर के, उन दोनों का जो रेशो है वो रिपल फैक्टर कहलाता है। और जनरली जो रिपल का लेवल होता है वो आउटपुट सिग्नल को बताता है। मतलब ये इंडिकेट करता है लेवल ऑफ द रिपल्स इन द आउटपुट सिग्नल, कि किस लेवल का रिपल्स आपको आउटपुट सिग्नल पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं CMRR पर। CMRR की अगर हम बात करें तो दैट्स द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो ये भी क्या है? कॉमन मोड को रिजेक्ट करने का काम करता है। एक टर्म ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड है। इसमें आप क्या लिखेंगे कि ये जो जनरली होता है ये रेशो ही होता है किसका? डिफरेंशियल गेन का कॉमन मोड गेन के साथ। ठीक है, तो आप डिफाइन करेंगे द रेशो ऑफ द डिफरेंशियल गेन to the common mode gain of an operational amplifier, indicating its ability to reject common mode signals and amplify only the differential signal। मतलब ये बताता है कि ये इंडिकेट करता है कि कितना सिग्नल कॉमन मोड का जो है वो रिजेक्ट करने की एबिलिटी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, और जो वो डिफरेंस है उसी को ये एम्पलीफाई करता है, यानी कि एम्पलीफाई ओनली द डिफरेंशियल सिग्नल। ठीक है, तो आई होप CMRR भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड लास्ट टर्म जो यहाँ पर पूछी गई थी, दैट्स द पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज अगर आपको ध्यान हो, JFET या MOSFET में हम बात करें तो वो वोल्टेज होती है या वो वोल्टेज लेवल होता है जहां पर आपका जो करंट है वो कट ऑफ हो जाती है ना। तो दैट मीन्स द गेट सोर्स वोल्टेज, जो गेट और सोर्स टर्मिनल पर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एट विच द चैनल ऑफ JFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या MOSFET इज पिंच्ड ऑफ। मतलब वहां पर जो
पिंच हो जाए, वो एक दूसरे से जो डिप्लीशन लेयर है दोनों जंक्शंस की वो मिल जाती है, पिंच हो जाती है, तो दैट्स कॉल्ड द पिंच ऑफ वोल्टेज एंड रिजल्टिंग इन ए कट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस, जिससे कि जो डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, यानी कि वो फ्लो ऑफ करंट जो है वो स्टॉप हो जाता है। अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको यहाँ को एक्सप्लेन करूं तो ये आपका सपोज पी एन चैनल जे फैट है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, है ना। यहाँ पर ये आपका है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये एक डिप्लीशन लेयर बनती है ऐसे, तो जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाती है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि दोनों तरफ की डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टच कर जाती हैं और यही वोल्टेज जो आपने गेट और सोर्स टर्मिनल पर अप्लाई किया था, ठीक है, वो सॉरी ये सोर्स टर्मिनल यहाँ पर रहता है, इनके बीच में जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया था वो अब आपका जिस लेवल पर ये पिंच ऑफ हुआ है, दोनों डिप्लीशन लेयर की जो लेयर है, विड्थ की जो लेयर है वो टच हुई है एक दूसरे से, तो वो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो आई होप सारी टर्म्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेस्क्राइब ब्रेक डाउन मैकेनिज्म ऑफ द डायोड। डायोड का ब्रेक डाउन मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना है। तो जनरली डायोड में दो तरीके के ब्रेक डाउन होते हैं, एक जीनर ब्रेक डाउन होता है, एक एवलांचा ब्रेक डाउन होता है। जीनर ब्रेक डाउन बेसिकली आपका हैविली डोप्ड डायोड में होता है, जो डायोड हैविली डोप्ड रहता है और वहां पर आपका लोअर वोल्टेज रहेगा। और एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है वो लाइटली डोप्ड डायोड में आपको देखने को मिलता है, रिवर्स बायसिंग में, यानी कि ब्रेकडाउन आपको रिवर्स बायसिंग में देखने को मिलेगा। तो दो तरीके के आपके ब्रेकडाउन होते हैं। फर्स्ट वन इज द जीनर ब्रेकडाउन और इट हैपन्स इन हैविली डोप्ड डायोड एट लोअर वोल्टेज। लो वोल्टेज पर हैविली डोप्ड जो डायोड होता है वहां पर आपको जीनर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, वेयर इलेक्ट्रॉन्स टनल थ्रू द डेप्लीशन रीजन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ब्रेकडाउन होने पर आपके डायोड में जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत तेज गति से होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे कि आपका डायोड डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो थ्रू द टनल होता है ना, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हैविली डोप्ड है। ठीक, वहीं पर अगर हम एवलांचा ब्रेकडाउन की बात करें तो दिस अकर इन द लाइटली डोप्ड डायोड एट हायर वोल्टेजेस। मतलब यहां पर जो एवलांचा ब्रेकडाउन होता है वो लाइटली डोप्ड डायोड में होता है एट हायर वोल्टेज, और वेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स। इसमें क्या होता है कि हायर वोल्टेज है, लाइटली डोप्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और जनरेट करेंगे मोर कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, मतलब वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट करेंगे, जिससे कि इन ए चेन रिएक्शन, एक चेन की रिएक्शन यहां पर बन जाती है और इट रिजल्ट टू रैपिड इंक्रीज इन द करंट, और बहुत तेज गति से इंक्रीज हो जाता है करंट का अमाउंट, जिस वजह से हमारा जो चैनल है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर जो हमारी जो डिप्लीशन लेयर है रिवर्स बायसिंग में वो ब्रेक हो जाती है और एक बहुत अधिक मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता है। इसी को हम एवलांचा ब्रेकडाउन बोल देते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको क्लियर हो गया होगा। सेपरेटली भी ये ब्रेकडाउन्स पूछे जाते हैं, मतलब 2 मार्क्स में पूछ लिया कि डिस्क्राइब कीजिए जीनर ब्रेकडाउन या एक्सप्लेन कीजिए एवलांचा ब्रेकडाउन, तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेटली भी ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर देखिए 2 पार्ट हो गए, आई थिंक दोनों पार्ट्स में मुझे जहां तक ध्यान है हमने ये क्वेश्चन कवर किया है, और आज भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक जो होती है आइडियली, वो यहाँ पर इसने पूछी है। ठीक है, तो 4 कोई भी आप लिख देंगे। जो पहले वाले पार्ट में हमने शायद, या स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पर जब हमने इसको कवर किया था तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी आपको इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, लेकिन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी 4 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस होता है, जीरो आउटपुट इम्पिडेंस होता है और इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है।
ठीक है, इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है। चलिए अब हम 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डोपिंग? डोपिंग से आप क्या समझते हैं एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, और क्यों रिक्वायर होती है? तो डोपिंग जनरली होता क्या है, अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं, एक तरीके से मिलावट को हम डोपिंग कहते हैं। जैसे हम दूध में पानी मिला देते हैं ना, तो मिलावट वाला दूध हो जाता है, तो वो भी एक तरीके का दूध में डोपिंग है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म में बात करें तो डोपिंग इज एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर टू कंट्रोल इट्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। मतलब उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, वो आपका डोपिंग कहलाता है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? इट क्रिएट्स द एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली हम जब डोपिंग करते हैं तो यहां से हमें मिलता है या तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर या पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिससे हम डायोड यानी कि पीएन जंक्शन क्रिएट कर पाते हैं, बीजेटी बना पाते हैं, जीएफईटी बना सकते हैं, मॉसफेट बना सकते हैं, है ना। एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग पीएन जंक्शंस एंड इनेबलिंग डिवाइसेस फंक्शनलिटी लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो डोपिंग क्या होता है ये क्लियर हुआ, और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है ये भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, सेपरेटली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए टर्म डोपिंग। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाई डोपिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेपरेटली करके भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे सेपरेटली पूछा जाए तो फिर आप यहां पर डोपिंग करके दिखा देंगे। ये आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें एक तरफ आपने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी, एक तरफ आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी। जिधर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की उधर पी टाइप बन जाएगा, जिधर आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की उधर एन टाइप बन जाएगा, और यहां पर बीच में एक जंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चरल की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ये आपका ट्राइवैलेंट है और ये आपका पेंटावैलेंट है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर अगर सेपरेटली पूछा गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए इतना डिस्क्रिप्शन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। ठीक है, फिर आगे पूछा गया है लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द मॉड्यूलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि एडवांटेजेस क्या है मॉड्यूलेशन की, या व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला जो एडवांटेज है वो यही है, एफिशिएंट ट्रांसमिशन, मतलब जो सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। एंटीने का साइज रिड्यूस हो जाएगा। जब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी अच्छी रहेगी तो सिग्नल की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा, और जब सिग्नल की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो सिग्नल अब हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भी भेज सकते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मतलब रेंज एक्सटेंशन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये आपकी एडवांटेजेस हैं। 2 पूछी थी, कोई भी 2 आप लिख देंगे, अदरवाइज आप 4 भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पर टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंडीशन। तो हमें यहां पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। उसने केवल और केवल आइडियल डायोड का यहां पर पूछा है, तो सिंपल आप आइडियल डायोड की यहां पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया यहां पर। ठीक है, अब देखिए मैं कलर चेंज करके यहां पर, तो आइडियल डायोड के लिए आपकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, क्योंकि आइडियल डायोड है तो डायोड आपको बेसिकली पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में ही काम करता है। ये आपका इधर वी हो जाएगा, ये इधर आपका आई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में ही काम करता है। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड दिस इज रिवर्स बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में जब आप एनोड को पॉजिटिव से कैथोड को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो वो फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। रिवर्स बायसिंग जब आप एनोड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो रिवर्स बायसिंग में हो जाता है। तो अब आपका जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायसिंग दी, तो जैसे ही आपने वोल्टेज दी तो तुरंत आपका जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एक लार्ज अमाउंट में। ठीक है, और रिवर्स बायसिंग में वो जीरो रहेगा। ये देखिए आप, ठीक है, वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वहां पर करंट जो है वो जीरो ही है। ठीक है, तो ये आपका आइडियल डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है।
और अगर मैं यहीं पर आपको प्रैक्टिकल डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से रहती है, ऐसे चलती है, फिर वो यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके दूसरे टाइप के मटेरियल के लिए होगा, कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर अगर हम रिवर्स बायसिंग में बात करते हैं तो एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर देखने को मिलता है और फिर रैपिडली आपका यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये फॉर जो जर्मेनियम मटेरियल हो गया, ये फॉर सिलिकॉन मटेरियल हो गया। मतलब अगर सिलिकॉन का मटेरियल है तो उसमें थोड़ा सा जो उसकी कट ऑफ वोल्टेज है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द जर्मेनियम, ठीक है। जब हमने एक क्वेश्चन में कवर अप किया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में कंपैरिजन कीजिए दोनों मटेरियल्स में, तो वहाँ पर हमने देखा था, ठीक है। लेकिन आपसे केवल आइडियल पूछा गया तो आप यही ड्रॉ करेंगे जो मैंने व्हाइट कलर से आपको ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे आपको आइडियल की ड्रॉ करनी है रिवर्स एंड फॉरवर्ड कंडीशन में। यहाँ पर कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ड्रॉ करनी है वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वाई ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज प्रीफर्ड ओवर द सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, स्टेट 2 रीजन। कोई भी 2 रीजन दीजिए जिसमें यह बताया जाए कि ब्रिज टाइप का जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो सेंटर टेप्ड के फुल वेव रेक्टिफायर से अच्छा होता है। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजन तो यही हो जाता है कि सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में हम सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो कि कॉस्टली होता है, यानी कि कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिज रेक्टिफायर अच्छा है। वहीं पर ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो जनरली क्या पूरी एसी जो आपकी आउटपुट होती है, मतलब सॉरी पूरी एसी जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी कंप्लीट साइकिल को यूटिलाइज करता है। वहीं पर सेंटर टेप्ड में वो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब हम 2 रीजन से एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे। जैसे एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो ब्रिज रेक्टिफायर यूटिलाइज ऑल पार्ट ऑफ द एसी साइकिल इंप्रूविंग एफिशिएंसी। तो दैट मीन्स एफिशिएंसी जो होती है ब्रिज रेक्टिफायर की वो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर से अच्छी होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ट्रांसफार्मर, ब्रिज रेक्टिफायर डज नॉट रिक्वायर ए सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड साइज। मतलब ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर मतलब ट्रांसफार्मर की नीड नहीं होती है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट एंड साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये 2 रीजन हो जाते हैं आपके ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करने के एट द प्लेस ऑफ द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि स्टेट 2 डिफरेंस बिटवीन एफईटी एंड बीजेटी। बीजेटी और एफईटी के बीच में कोई भी 2 डिफरेंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एक डिफरेंस जो कि हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में के हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर भी चुके हैं, क्या कि एफईटी जो है वो यूनिपोलर डिवाइस है, बीजेटी आपका बाइपोलर डिवाइस है, ठीक है। जबकि अगर हम इम्पिडेंस की बात करें तो एफईटी का इम्पिडेंस हाई होता है जबकि बीजेटी का इनपुट इम्पिडेंस लो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 फैक्टर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पहले कंट्रोल की, तो जो एफईटी होता है यूजेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द करंट फ्लो। मतलब एफईटी को हम अगर एफईटी में करंट को कंट्रोल करते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वहीं पर बीजेटी यूज द करंट इंजेक्शन। यहाँ पर बीजेटी में जो है वो करंट के हेल्प से आप कंट्रोल करेंगे आउटपुट करंट या करंट के फ्लो को, ठीक है। वहीं पर इंपिडेंस की अगर हम बात करें तो एफईटी हैज हायर इनपुट इंपिडेंस, बीजेटी हैज लोअर इनपुट इंपिडेंस। तो ये 2 डिफरेंट कंपैरिजन हो गए। आप कोई और फैक्टर्स को लेकर भी यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं जो मैंने बताया वही आप कंपैरिजन यहाँ पर दिखाएं, ठीक। क्लियर हुआ? चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एवलांचे एंड जीनर ब्रेकडाउन। देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था कि आपका ब्रेकडाउन इन डायोड आप एक्सप्लेन कीजिए, तो वहां पर भी हमने दोनों एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ पर डायरेक्टली उसने डिफरेंशिएट करा लिया बिटवीन द एवलांचे एंड जीनर ब्रेकडाउन। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है? अकर्स एट द हायर वोल्टेज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स क्रिएटिंग मोर चार्ज कैरियर्स।
ठीक है, यानी कि ये आपका हायर वोल्टेज के कारण अकर होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है और मोर चार्जेस कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेट होते हैं, एक चैन बना लेते हैं, जिस वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सडनली वहां पर फ्लो हो जाता है और वो आपको एवलांचे ब्रेकडाउन दे देता है, और ये आपका लाइटली डोप्ड डायोड में होता है। ठीक है, वहीं पर जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो हैविली डोप्ड डायोड में होता है एट द लोअर वोल्टेज, और ड्यू टू द टनलिंग यहां पर होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं अक्रॉस द जंक्शन, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से सडनली वहां पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है और वहां पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जिसको आप जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन दोनों की वेव फॉर्म याद है तो इस क्वेश्चन में वेव फॉर्म भी बना सकते हैं ऑप्शनल के तरीके से, अदरवाइज 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इनफ हो जाएगा जो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है या जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 33। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 उड़कर चला गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। कैसा आपको लेक्चर लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें आप कमेंट करेंगे, और कोई भी अगर आपका सजेशन है तो वो भी आप जरूर वहाँ पर मेंशन करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप वहीं पर क्वेश्चन नंबर के साथ, टाइमिंग के साथ आप वहाँ पर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प की आपको ज़रूरत है तो 8273708952 पर आप हमें व्हाट्सएप, कॉल या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी समस्या रिलेटेड टू स्टडी आपको आ रही है तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। किस तरीके से आपको प्लान बनाना है कि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, और वो हो सकता है जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हमारी यही उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ये रिजल्ट वैसे दिख भी रहा है, क्योंकि जब हम एनालाइज करते हैं चैनल को तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि बच्चे वीडियो को शेयर करते भी हैं। बस आपको यही करना है, और यही आप हेल्प हमारी करते रहें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे कि सभी बच्चे इस जो मटेरियल हम प्रोवाइड करा रहे हैं एग्जाम को टारगेट करते हुए वो इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।